बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ दूसरों का भी। व्यूअर्स, ख्वाब हम सब देखते हैं जब सोते हैं। सोते हुए ख्वाब तो ऑलमोस्ट सारे ही देखते हैं। अगर याद ना हो तो वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन सोना और ख्वाब देखना एक दूसरे के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। लेकिन कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। वो ख्वाब एक्चुअली हमारे गोल्स, हमारी ड्रीम्स, हमारी एस्पिरेशंस होते हैं कि हम ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। व्यूअर्स, ज़िंदगी में जो आपके सामने है, जैसे कि जो आपकी ज़िंदगी की रियलिटी है, जैसे कि आप एक जॉब करते हैं और आप हर महीने एक सैलरी लेते हैं और आप अपने घर के सिलसिले को चलाते हैं, और मतलब एक रूटीन होती है, एक स्केड्यूल होता है, एक नॉर्मल सिचुएशन होती है जो आपकी डे टू डे लाइफ की होती है। वो तो हर इंसान गुजारता ही है। कोशिश यही होती है कि भाई अपनी डेली लाइफ को अच्छे तरीके से लेके चलो। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं, कामयाब से मुराद ये कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो दूसरों से ज़्यादा कमा रहे होते हैं, अचीव कर रहे होते हैं, उनमें और उस शख्स में जो डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है, उसमें फ़र्क यही होता है कि खुली आंखों से वो लोग ख्वाब देखते हैं जो हाई अचीवर्स होते हैं। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन जिसमें भी वो होते हैं, अगर वो उससे तंग हैं या ये सोचते हैं कि यार ये काफ़ी नहीं है और होना चाहिए, तो वो फिर ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनको पूरा करने के लिए वो पूरे एफ़र्ट्स करते हैं। लेकिन कोई भी एफ़र्ट करने से पहले ख्वाब देखना ज़रूरी है। तो डे ड्रीमिंग जिसको हम कहते हैं, खुली आंखों से ख्वाब देखना, इसको हमेशा बचपन में डांटा जाता था कि भाई क्या बैठ के सोच रहे हो, चलो फ़लाँ चीज़ करो, वो चीज़ करो, ये चीज़ करो। ये जो एक रोबोटिक ज़िंदगी है ना, इसमें इंसान एक सर्टन स्टेज और एक सर्टन लेवल से आगे पहुँच ही नहीं पाता। लेकिन जब इंसान ख्वाब देखता है, गोल सेट करता है कि भाई मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने वो करना है। अब जैसे मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, जब मैं छोटी थी और मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा एक गोल था। मैंने कहा यार मैंने अपना घर बनाना है, और मैं बड़ी दफ़ा ना बैठे हुए सोचती थी कि वो ऐसा होगा, ये कमरे होंगे, ऐसी एक जगह होगी जहाँ पे ये होगा, अच्छा लॉन्ड्री रूम ऐसा होगा, एक मतलब स्टोर जो है वो बड़े साइज़ का बनाना है, क्योंकि छोटे स्टोर के अंदर फिर चीज़ें बहुत भरी हुई होती हैं। तो नहीं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे दिमाग में एक पूरी उस घर का नक्शा था, या एटलीस्ट एक बहुत क्लियर आइडिया था कि मुझे ये करना है। फिर मैं एफ़र्ट्स करती रही क्योंकि वो एक ख्वाब था, वो एक गोल था, उसको अचीव करना था। और अल्लाह का शुक्र है कि टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा। लेकिन 6 साल पहले, हाँ अल्लाह का शुक्र है, कोई अबाउट 6 साढ़े 6 साल पहले अपने घर में फैसल और मैं शिफ्ट हो गए। टाइम लगा। बहुत से ऐसे मेरे कॉलीग्स भी थे जिन्होंने मुझसे पहले अपनी अपार्टमेंट्स ले ली कराची में, उन्होंने अपना घर ले लिया। मैंने अपने जहन में एक चीज़ सोची हुई थी, बस मैंने वो बनानी थी, तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। उसके साथ साथ और भी ख्वाब थे कि मैंने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजना है, और हो सके तो अगर बाहर दाखिला हो तो बाहर पढ़ने के लिए भी भेजना है, कुछ उनके लिए बनाना है, करना है। अब ये सारे ड्रीम्स थे, वो सारी खुली आंखों वाले ख्वाब थे जो देखे, और आहिस्ता आहिस्ता उनको अचीव करने की कोशिश की। अपनी बिज़नेस होनी चाहिए, 3-4 बिजनेसेस ट्राई की, वो नहीं वर्कआउट की। उसके बाद फिर एक फाइनली बिज़नेस जो मैंने अपनी स्किन केयर हेयर केयर की ब्रांड है वो बनाई, उसमें मुझे कामयाबी मिली, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से वो काम चल रहा है। बात यह है कि व्यूअर्स, टाइम लगता है, और हर ख्वाब जो हम देखते हैं वो एग्जैक्ट उस तरह से पूरा नहीं होता जो हमारी ड्रीम और हमारा गोल होता है। कभी कभी उससे कोई गुना बेहतर चीज़ हो जाती है, और कभी कभी उससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है। जो हमारे हक़ में, हमारी किस्मत में अच्छा होता है, हमें यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए वही चीज़ जो है वो क्रिएट करे, या वही चीज़ हमें मिले, और उसके साथ साथ एफ़र्ट्स करना। लेकिन सबसे पहला गोल, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ख्वाब देखना, ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि बस यार अमीर होना है, पैसे बड़े कमाने हैं। वो भाई पैसे कैसे कमाने हैं, किस तरीके से कमाने हैं, वो क्या चीज़ें करनी हैं जिनसे आपने पैसे कमाने हैं। देखिए, कोई भी इंसान जब अमीर होता है या फाइनेंशियली स्टेबल होता है तो वो बहुत से ऐसी चीज़ें करता है। देखिए, इसी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, और फिर ऐसे लोग हैं जो अरबपति हैं। माना कि कुछ ऐसी चीज़ लोग हैं जो शेडी काम करके या गलत काम करके पैसे बहुत कमा लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने टैक्स भी फाइल करें, जिनकी एक एक चीज़ को इंसान अगर देखे तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है, और वो फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं। तो उसमें और उस शख्स में जिसने नहीं कुछ, मतलब जिसके लिए अपना किराया पे करना भी प्रॉब्लम है, उनमें फ़र्क क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जो वो करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने कुछ गोल सेटिंग, कुछ ऐसे ख्वाब देखे जिनको पूरा करने के लिए
उन्होंने फिर पूरे एफर्ट्स किए और एफर्ट्स करते चले गए, और अगर वो ख्वाब उस तरह से पूरा नहीं हुआ तो कुछ और करके देख लिया, फिर कुछ और करके देख लिया, अनटिल वो कामयाब हुए। देखें, हर बंदा जो पाकिस्तान में है वो अरबपति खरबपति इसलिए तो नहीं बना ना, जो भी बना क्योंकि उनके अब्बा अम्मा ने उनको पैसे दिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेल्फ मेड है, किसी ने छोटी सी एक मुर्गी की मतलब एक फ्राइड चिकन की दुकान खोल लिया, ये है उस फ्राइड चिकन की दुकान को इतनी कामयाबी मिली कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, इतने ज़्यादा खुल गए। मुझे याद है कराची में एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पे सारे लोग जाते थे बारबेक्यू खाने के लिए, मैं भी वहाँ पे जाती थी। लिटरली छोटा सा एक वो ढाबा जैसा था पार्किंग लॉट के अंदर, और वहाँ पे आप अपनी गाड़ी में या तो बैठ के खाते थे या उन्होंने प्लास्टिक की टेबल कुर्सियाँ लगाई थी, आप उन पे बैठ के खाते थे। और आज वही रेस्टोरेंट जो है वो एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है जो पूरे पाकिस्तान में है। उन्होंने भी तो काम शुरू किया था ना कहीं से, एक ख्वाब देखा था, वो उसी के ऊपर अपने आप को लिमिटेड रख सकते थे और फिर वो इसको एक बिजनेस बना के इसकी फ्रेंचाइजेस भी कर सकते थे। उन्होंने यही किया। वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स। और देन एक ऐसा रेस्टोरेंट है लाहौर के अंदर, आई रिमेंबर कि उन्होंने बहुत बड़ा हाई एंड मतलब फैंसी उन्होंने उसी किस्म की कराची में भी खोली, मेरे ख्याल से सियालकोट या सरगोदा में भी खोली। वो दोनों रेस्टोरेंट नहीं चले। जो लाहौर में है वो अभी तक कायम खड़ा है। नाम नहीं ले रही ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ ब्रांड एंडोर्समेंट तो नहीं मैंने करने आई, मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डिपेंड करता है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने केटरिंग का काम शुरू किया कोविड के दौरान, अब कुछ लोगों ने उसी हद तक के अपने हमसाए जानने वाले वटेवर, कुछ लोगों ने प्रॉपर इसको बिजनेस बना लिया, इतनी मेहनत की, इतना एफर्ट किया कि लोगों को पूरे पूरे दफ्तरों को खाना प्रोवाइड ये वो वटेवर। और जब चीज़ें प्रॉपरली ओपन हुई तो उन्होंने फिर उसको एक प्रॉपर केटरिंग की बिज़नेस बना दी कि अब शादियों पे, इवेंट्स पे, फंक्शंस पे वो करते हैं। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स, ये मैं सिर्फ आपको खाने का दे रही हूँ, ब्यूटी बिजनेस हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए कोविड में बहुत से लोगों का भट्टा बैठा लेकिन बहुत से लोगों का नहीं बैठा। बहुत से लोग फिर भी कुछ कर बैठे क्योंकि वो उस वक्त भी ये सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में भी बेहतरीन सर्वाइवल के लिए। सो व्यूअर्स, ख्वाब देखें, ख्वाब देखने मत छोड़ें। ये ख्वाब हमारे सपोर्ट और सहारा बनते हैं आगे बढ़ने के लिए। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ जिनकी आंखों में बहुत से ख्वाब हैं आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन कैसी हैं आप? क्या हाल है तैयबा जी? मैं शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक। अच्छा, ख्वाबों की बात करें कि ख्वाब देखने बहुत ज़रूरी हैं। छोटे होते थे तो हमें डांटे पिटती थी, बिल्कुल, क्या क्या बैठ के तुम लोग अपनी मतलब ये कहते थे शेख चिल्ली के प्लान्स ना बनाओ। लेकिन मुझे लगता है कि वो शेख चिल्ली के प्लान्स अगर आप उनके ऊपर एफर्ट्स करना शुरू करें तो वो रियलिटी बन सकते हैं और बने हैं, इतने लोगों के बने। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी जुगन, देखें हम कोई भी गोल सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, हालात हैं लाइफ में, वो चेंज होते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप सोचते ज़रूर हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस तरह ही हो, और वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं आपके गोल्स। नहीं, अब जैसे मैंने आपको अभी कहा, अब देखे ना, जैसे घर बनाना ख्वाब था तो जब वो बन गया तो उसके बाद फिर गोल्स चेंज हो गए ना, कि भाई ये तो कर लिया लेकिन साथ साथ बच्चों की तालीम, ये वो सारी चीज़ों के पैसे जमा करने हैं। कल को बच्चों की अगर शादियाँ करनी है, आई डोंट बिलीव इन जहेज एट ऑल, बट ऑब्वियसली 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, देन आई हैव 2 स्टेप चिल्ड्रन, कमाल एंड नानिया, तो 5 बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना है ना, बहुओं को देने के लिए, अपनी बेटी के लिए, मतलब अपनी खुशी से, नॉट बिकॉज कोई मजबूरी है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपका कोई गोल तो होना चाहिए ना। गोल है लेकिन वो मैं ये कह रही हूँ कि वो सेट नहीं हो सकता, इसलिए कि वो टाइम टू टाइम आपके हालात, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम जब अनमैरिड होते हैं हम सोचते हैं शादी होगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, हस्बैंड सपोर्टिव होगा, साथ खड़ा होगा। अब देखिए उसमें भी तो चेंज आया ना। एक चीज़ आपने उसके साथ इमेजिन की कि भाई मैं उसके साथ मिलके वो सपोर्ट करेगा, मैं बिजनेस करूँगी, कुछ भी, वो भी चेंज हुआ। गोल तो आपका वही रहा लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहे, उसमें फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं या उसमें चेंजेस लेके आते हैं। ख्वाब तो देखने चाहिए, बिल्कुल देखने चाहिए, मतलब ख्वाब देखने चाहिए और उनमें से जो ख्वाब रीजनेबल और फीजिबल हो उनको अपना गोल बना ले और इवेंचुअली। और देखें सच्ची बात है, अगर आप एक चीज़ को अपनी आंखों के सामने बार बार इमेजिन करते हैं, बार बार इमेजिन करते हैं, वो रियलिटी बन जाती है। ये तो अब साइंस ने भी अजीब तरीके से, और हमारे नफ्सियात भी यही बात कहते हैं कि भाई अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ को अपनी रियलिटी बना ले कि ये होना है, ये करना है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, शायद कल हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो उसके मतलब परसों तरसों किसी दिन तो हो ही जाएगा ना। लगे तो रहो, गिव अप नहीं करना इज द मेन, कोशिश करते रहना है बाकी। अच्छा, आज आप किचन में क्या बना रही हैं? मैं अब आपको आपका कॉर्नर दे देती हूँ और मैं अपने नुक्कड़ में बैठ के रेसिपी जरा नोट करती हूँ। आज हम बना रहे हैं ब्रेड रोल्स और उसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ।
ब्रेड रोल्स के लिए डबल रोटी हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, ब्रेड क्रम्स 2 कप, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, मोठ का गोश्त 1 कप, आलू आधा किलो, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच और तेल हस्बे ज़रूरत। व्यूअर्स, ब्रेड रोल्स एज अ स्नैक्स हम यूज़ करते हैं और जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो आप उसमें भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। ब्रेड रोल्स के लिए आपने क्या करना है कि उसकी हमने पहले फिलिंग तैयार करनी है, जो कि मैं आलू के साथ और ये सारी जो सब्जियाँ और चिकन मैंने आपको लिखवाया, चिकन हम बॉयल यूज़ करेंगे, उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे आलू हमने मैश कर लेने हैं और उसमें हम चिकन ऐड करेंगे, सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि चिकन हम बॉयल तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको चिली सॉस और सोया सॉस लिखवाई है, तो उसको आपने स्टर फ्राई करके उसमें ये दोनों सॉसेस जो हैं वो मिक्स कर देनी है और बिल्कुल ड्राई करके ठंडा करके फिर आपने अपनी जो बैटर है, मिक्सचर है, उसमें ऐड करना है। और इसके साथ सारे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स फाइन चॉप करके हम ऐड करेंगे और ब्रेड के जो नॉर्मल जो भी ब्रेड आप घर में खाते हैं उसको ले लें, उसके स्लाइसेस जो उसके एंड्स हैं वो आपने नहीं उतारने, हल्का सा हम उसको पानी में सोक करके और उसका जो पानी है वो सारा हथेली पे अपना स्लाइस ब्रेड का रख के उसको हम दबा के अच्छी तरह उसका सारा पानी जो है वो निचोड़ लेंगे और उसमें ये सारा मिक्सचर रख के उसके साथ हम इसको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें हर चीज़ कुक है, कुछ भी अनकुक नहीं है, तो हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। बेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बात ये है कि नाश्ते में ये एक बड़ा अच्छा, जो जिनके बच्चे तंग करते हैं, अब आपने उनको ब्रेड भी खिलानी है, आपने उनको अंडा भी खिलाना है, आपने ये सारी चीज़ें हम खिला, अब ये सारी चीज़ें उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। अगर आप ऑयल का कंटेंट कम रखना चाह रहे हैं, जबकि देखें अंडा भी फ्राई करके बच्चों को देते हैं तो तेल तो लगता ही है, तो आप अगर थोड़ा सा बटर के उसको लगा के उसको थोड़ा सा रोल कर लें ऑन टॉप ऑफ ऑन द फ्राइंग पैन और फिर बेक कर लें तो बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा बन जाएगा और बच्चों का एक पूरा नाश्ता जो है, एक बच्चा आराम से अगर एक पूरा ब्रेड का रोल खा लेता है तो एटलीस्ट जो लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चे नाश्ते नहीं करते, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और उसमें ये कि इसमें वेरिएशन बहुत है ना, जो आपकी फिलिंग है उसमें आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जिस तरह मैं कनाडा में दोस्त है वो हमेशा जो है ना वो अपने बच्चों की तरफ से इसी तरह का, इसीलिए तो मैंने कहा बेक कर सकते हैं, वो यही करती थी कि वो इस तरह बना के ना, अच्छा बीच के उसके अंदर ना वो क्या करती थी कि सॉसेजेस और साथ में जो अंडे होते हैं उनको स्क्रैम्बल कर लिया, स्क्रैम्बल अंडा, सॉसेज और थोड़ा सा उसके अंदर चीज़ डाल के ऐसे करके रोल बना लिया। लो जी, पूरा आपका एक नाश्ता जो है वो इतने से एक रोल में कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। वो आपने एक बच्चे जो होते हैं ना, जिस तरह यंग बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, आपको पता है खाना नाश्ता खाना खाए बगैर वो दरवाजे से बाहर निकल रहे होते हैं, रोल पकड़ा दिया कि बेटा ये खाते हुए जाओ। बिल्कुल। अब इसमें पोटैटोज भी हैं, वेजी भी है, चिकन भी है, तो ये कंप्लीट बच्चों के लिए जो है ना ये बहुत हेल्दी स्नैक होगा। स्नैक हो गया। आपने इसका ब्रेकफास्ट सैंडविच, जैसे कि मैंने कहा कि उसके अंदर आपने थोड़ी सी चिकन डाल दी, थोड़ा सा आपने स्क्रैम्बल अंडा डाल दिया, एक चीज़ की स्लाइस डाल दी तो और उसको बना लिया, तो वो हाफ अ चीज़ स्लाइस डाल दी, तो वो आपका एक ब्रेकफास्ट का सैंडविच बन गया। हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें मार्केट से जाके खरीदते हैं, अब इसी किस्म की चीज़ आप अगर किसी बड़े फास्ट फूड चेन से उठाएं तो आपको 500-600 रुपए का मिलता है। आराम से आपने ये घर पे बना लेना, आपको 50 रुपए का भी नहीं पड़ना है एक ही रोल। बिल्कुल। ऑल तो टुगेदर इसको हम जो है वो फ्राइज के साथ सर्व करेंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। ऑसम। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाते जाते ऑफ कोर्स एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है और वो ये है कि हमने एक ट्रिब्यूट पेश करना है एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी होती है। आज 1 फरवरी है और नूर मोहम्मद लशारी साहब जो एक बेहतरीन टीवी, रेडियो और स्टेज के आर्टिस्ट थे। 24 अक्टूबर 1931 को आप पैदा हुए। आप बेहतरीन एक्टर होने के साथ एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर भी थे। नाटक मंडली से आपने अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद उर्दू और सिंधी ड्रामों में भी आपने बहुत काम किया। फेमस ड्रामों की बात करें तो जंगल, दीवारें, दश्त, मारवी शामिल हैं। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। 1 फरवरी यानी कि आज के रोज़ 1997 को आप कराची में इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह पाक से दुआ है कि नूर मोहम्मद लशारी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज ड्रेसिंग एंड ड्रेस सेंस पे बात करेंगे मर्दों की। तो जो ख़वातीन अपने हस्बैंड्स के कपड़ों और उनके आउटफिट से खुश नहीं हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम शो पे डिज़ाइनर्स को अक्सर बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये इन है, ये आउट है, लेकिन सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि
आपने कौन सी इमेज को दुनिया को पोर्ट्रे करना है, आपने अपनी ज़ात किस तरीके से दुनिया को प्रेजेंट करनी है। आपने, अगर आप मर्द हैं तो क्या आपने बनियान और निकर के अंदर घूमना है, या फिर आपने प्रॉपर सूटेड बूटेड एक ग्लैमरस लुक की तरफ जाना है, या फिर इवन कैजुअल में आपने अपने आप को ज़रा एक डिसेंट ड्रेस मतलब या एटलीस्ट ऐसी ड्रेसिंग जिसके अंदर आप अच्छे भी लगे और आपको देख के लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी करें। चॉइस है ना हमारी अपनी कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। सो डिज़ाइनर आउटफिट्स की तो बात होती रहती है, लेकिन कपड़े कैसे पहनने चाहिए और क्यों अपनी इमेज पे या अपनी लुक के ऊपर काम करना चाहिए, इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे साथ एक इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं जो हमें गाइड करेंगे, और जिनसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एक सर्टेन एज पे आके मैं देख रही हूँ कि आजकल सिर्फ डिज़ाइनर्स भी टारगेट कर रहे हैं यंग लोगों को, मैक्सिमम 35 की एज तक। उसके बाद एज सच वार्डरोब कपड़ों के ऊपर बॉदर नहीं किया जाता। क्या लोग खरीदते नहीं हैं या लोग बॉदर नहीं करते, इशू क्या है, ये डिस्कस करते हैं हामिद सईद के साथ। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। आपने मेरी शुरू का रोना तो सुन ही लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूजुअली जो ही लोग जो हैं मर्द साथ ख़ास तौर पे थोड़ी सी एज में आते हैं, 40s के बाद और 50s में एंटर होते हैं, तो दे गिव अप। वो समझते हैं कि अब ठीक है, अब द लाइफ इज़ ओवर। और मेंटल एटीट्यूड जो है ना, वही सबसे दैट इट स्टार्ट्स विद दैट। तो जब गिव अप करता है बंदा, तो फिर सबसे पहले गिव अप कहाँ करता है? क्लोथिंग के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर सबसे पहले गिव अप करता है। गिव अप से मुराद ये नहीं कि ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं, जी। गिव अप से मुराद ये कि वो सारे जो एफर्ट्स हम यंगर ईयर्स में करते हैं वो करने छोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक और कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है कि बड़ी मैंने रिलैक्स किस्म की लुक उसमें मैंने बड़ा कंफर्टेबल रहना है। तो कंफर्ट में सबसे पहला जो है व्हाट गोज़ आउट ऑफ द विंडो इज़ द फिट, कि फिटिंग जो है वो मतलब एक ऑल ऑफ ए सडन जो है वो बड़े बड़े कपड़े, बड़े साइज़ के कपड़े, और इसके अलावा और बहुत ही कैजुअल की तरफ चले जाते हैं। कैजुअल इज़ नॉट ए बैड थिंग, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने कलर्स कौन से पहनने हैं, उसके बाद आपकी फ़िट कैसे होनी चाहिए, फैब्रिक कैसे होनी चाहिए। The whole thing is that at that age you can also look very smart. You see, ultimately मैं बहुत से लोगों से जब बात करती हूँ अपनी फ्रेंड्स के एज ग्रुप की, एंड देन ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स जो हैं सम ऑफ देम आर 50+ ऑल्सो, तो अक्सर जब बैठ के ये लोग गप लगा रहे होते हैं और सुनने को मिले तो मतलब इस किस्म का कमेंट आ जाता है कि यार अब तो मतलब बीवियां तो एफर्ट ही नहीं करती हैं, वो तो बॉदर ही नहीं करती, बच्चों को देखो आजकल किस किस्म के अजीबो गरीब कपड़े पहन रहे हैं, ये वो, मुझे तो समझ ही नहीं आती। मुझे हंसी आती है और मैं दिल में ये सोचती हूँ कि भाई आपको अगले की टेंशन है कि आपकी बीवी एफर्ट नहीं करती है, आपके बच्चे एफर्ट नहीं करते हैं अपनी ड्रेसिंग पे, तो आप अपनी हालत भी तो देखें। कहाँ आप अपने आप को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलते थे और अब बिल्कुल ही जिस तरह मतलब आपने वो एक जिसको कहते हैं ना अंकुलों वाला एटीट्यूड डेवलप कर लिया है। हम कितना कहते हैं कि देखें वेस्ट में देखें गोरे फिट रहते हैं, वो मतलब 60 साल की 70 साल की उम्र पे भी घूम फिर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। हमारे मुल्क में तो लोग भाई क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता यंग ईयर्स में जिम भी जाना है सर, एक्सरसाइज भी करनी, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन वही मैंने कहा मेंटल एटीट्यूड उसको डिफरेंट होता है, एकदम से मेंटल एटीट्यूड और हो जाता है। उसके साथ साथ ही आप देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी स्लो हो जाती है बंदे की एकदम से, जो वो माइंड को फीड करते हैं उसी से बड़ी स्लाउची सी लुक हो जाती है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर हो, मैं ये नहीं कहता कि आपको हमेशा 3-piece सूट में ही रहना चाहिए, इवन कैजुअल में आप बड़े अच्छे लग सकते हैं। जैसे अगर आपने ड्रेस शर्ट पहनी है तो ड्रेस शर्ट की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, आप बहुत खुली ड्रेस शर्ट भी पहन सकते हैं, आप ज़रा अपनी बॉडी के मुताबिक जो फिटेड शर्ट है उसमें भी यू कैन लुक वेरी गुड इन दैट। इसी तरह पैंट की फिटिंग जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैंट की फिटिंग में यूजुअली जो है ना वो अगर जीन पहनी है तो बहुत बैगी सी जीन पहनी है, खुली सी जीन पहनी है। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी बुरी लगती है लेकिन लोगों को, देखें अगर आप ज़रा हेवियर साइड पे हैं जी तो प्लीटेड पैंट्स बड़े लोग पहन जी लेते हैं। उस प्लीटेड पैंट से ना बहुत एक वो अंकलिश लुक आ जाती है। और फ्लैट फ्रंट पैंट अच्छी एक्चुअली लगती उन्हीं को है जिनका फॉर एग्जांपल पेट ना निकला हो। असल में पेट वेट निकला हो तो उस पर फिर वो फिट भी बेहतर आती है। लेकिन देखें आपने शर्ट और जैकेट बड़ी अच्छी पहनी है, पैंट आपने अजीब सी बैगी सी पहनी हुई है, आपकी पूरी लुक खराब हो जाएगी। आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने, ऊपर से आपने स्वेटर चढ़ा लिया जो आपके सही नाप का नहीं है,
तो वो सारा कुछ मुचड़ सा गया और आपकी अच्छी खासी जो एक शर्ट और पैंट की लुक थी या जीन्स की जी, लुक थी बिल्कुल, खराब हो गई। बिल्कुल। एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मर्दों एक एज के बाद मर्दों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, खवातीन को नहीं पहननी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहें? मेरा ख्याल है कि जीन जो है वो इट्स ए वेरी एसेंशियल आइटम, आप यू नो बिकॉज इट्स ए कैजुअल आइटम। और जीन की लेकिन सबसे बड़ी भाई मेरे फादर इन लॉ अल्लाह ने जन्नत नसीब करे 80 साल की उम्र पे भी जीन्स पहनते थे बिल्कुल। और इतने चार्मिंग लगते थे जीन्स, और वो कॉलर वाली शर्ट नहीं होती कॉलर वो वाली जिसको हम शर्ट। पोलो जी, शर्ट जी, कहते पोलो हैं, शर्ट। कॉलर वाली पोलो शर्ट पहनते जी, थे, जी। इतने अच्छे लगते थे बिल्कुल डैडी, सही। इतने ग्रेसफुल लगते थे, ऊपर से माशाल्लाह टॉल भी बहुत थे। जी बिल्कुल। तो आई वुड से कि जीन में जो है सबसे बड़ी बात है कलर, डार्क कलर में जाएं, बहुत ज़्यादा लाइटर कलर्स में, इसमें यू नो इट्स नॉट गोना लुक दैट ग्रेट अगर आप इस एज पे हैं। और दूसरी बात यह है कि फिटिंग जो है ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल स्लिम फिट हो, लेकिन उसकी जो है फिटिंग जो है जो आपको रेगुलर फिट में मिलती हैं, आई मीन उसकी लेंथ प्रॉपर हो, ये ना कि बहुत ही आपने देखा लेंथ लंबी होती है, फिटिंग ठीक नहीं होती है। उसके साथ राइट बेल्ट और राइट शूज़ ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक एक करके बात जी, करते हैं। अगर हम पैंट शर्ट की सिर्फ बात करें, ठीक जैसे है, कि आप अभी जी। बात करें, होता ये है कि मैंने देखा है कि बड़ी दफ़ा लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, बैठते हैं तो पैंट उनके ऊपर यहाँ चढ़ जाती है जी, जी। और शर्ट जो है उसके बटन खुलने शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने सिर्फ उन लोगों में नहीं देखा जो बहुत ज़्यादा हेल्दी साइड पे होते हैं, मैंने स्लिम फिट स्किनी लोगों में भी ये देखा है, जिन्होंने बहुत बॉडी शॉडी बनाई हुई होती है, वो जब बैठते हैं तो उनके शर्ट के ऐसे बटन खुलने बटन शुरू हो खुल जाते जाते हैं। भाई इसी प्रोग्राम पे बड़ी दफ़ा हमने लोगों को जी, कहा है कि जी बताया आप था। जैकेट पहन लें या कोई चीज़ ऊपर से पहन लें, आपकी शर्ट के बटन खुल रहे हैं। इसमें एक्चुअली द आइडिया इज दिस कि व्हेन दे आर बाइंग दिस शर्ट ना, उसमें बैठ के आप ज़रूर देखिए कि शर्ट के बटन तो नहीं खुल रहे, क्योंकि द वर्स्ट थिंग इज़ कि आपने ये लोग बहुत स्लिम फिट पहन लेते हैं या कई वो बॉडी की वजह से, टमी की वजह से यू नो वो खुल जाते हैं का बटन। चेस्ट चौड़ा होता है, खवातीन मर्दों में एक ही ये इशू आता है कि आपका अगर चेस्ट वाला एरिया इज ऑन द बिगर साइड, तो आप जब पहनते हैं, अगर शलवार कमीज खातून ने पहनी तो वो खिंचनी शुरू हो जाती बिल्कुल है, ऐसे ही है। क्लीवेज आनी लगने नजर आनी शुरू हो जाती है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्वियसली हम जहाँ रहते हैं, हमारी एनवायरनमेंट जो है, मोस्टली लोग नहीं पसंद करते कि इस किस्म की लुक हो। मर्दों में भी अगर बटन खुल रहे हैं शर्ट के तो वो उतने ही बुरे लगते हैं जितने अगर औरत ने ओवरली फिटेड कपड़े पहने। एब्सोल्युटली। देखिए फिटिंग अच्छी लगती है, लेकिन टू फिटेड में फिर बंदा फहाश और बेहंगम सा ऑकवर्ड सा लगता है। ऑकवर्ड लगता है। और इसमें खास तौर पे जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप यू नो इफ़ यू आर वर्किंग देयर, और जैसे आपने कहा कि बटन खुल गए, एक्चुअली ना बॉडी शेप्स हैं, 3 बॉडी शेप्स हैं। बंदे को बॉडी शेप पता होना मर्दों चाहिए। की, हाँ। मर्दों की बात करें, एक है एथलेटिक बॉडी जिसमें शोल्डर बड़े हैं, उसके बाद हिप्स इस जो तरह हैं करके ना इस तरह V में करके, आपकी V shape में आ है, जाती है। एंड दैट्स एन आइडियल बॉडी शेप। अच्छा, उसमें अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इसकी प्रॉपर फिटिंग में कपड़े नहीं मिलते, तो आई वुड से कि उसके लिए डेफिनेटली आपको टेलर्ड और क्लोथिंग। सर दूसरी प्रॉब्लम कि पाकिस्तान में मर्दों की अपर बॉडी ज़्यादा चौड़ी होती है, बट ज़्यादातर हम देखते हैं कि मर्दों की लोअर बॉडी पतली, टांगे बहुत पतली टांगी होती हैं। बहुत पतली थी। तो होता ही है कि वो टाइट पैंट पहन लेते हैं जिसमें बिल्कुल ही सूखी टांगे लग रही होती हैं, ऊपर से आपने फिटेड टॉप पहन लिया कि यार बॉडी नजर आ रही है, ये नहीं रियलाइज करते कि वो फिर नॉर्मल नहीं लगता, वो लगता है कि Disproportionate ऊपर लगता किसी है। की और की जी, बॉडी जी। है, नीचे किसी और। बल्कि ये बात आपने, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। मैंने मर्दों में हाँ, मसलन ज्यादातर मर्दों की बात पतली है। टांगे हैं और चौड़ी अपर एग्जैक्टली। बॉडीज हैं। मैंने रिसेंटली एक थे एथलेटिक बॉडी के, तो उसमें देखा तो यहाँ से वो इतने बड़े चौड़े और उसके बाद एकदम बिल्कुल स्लिम सी क्योंकि पैंट पहनी जिमिंग थी। शिमिंग करते हैं लोग बॉडी पे, तो लोअर बड़ी बॉडी वो पे काम नहीं अजीब सी करते। लगती हाँ। है। तो आई वुड से कि प्रोपोर्शन का ख्याल रखना चाहिए अपनी बॉडी शेप के मुताबिक। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज भी अगर करनी है, खवातीन मर्दों सबके लिए अप्लाई करती है बात। अगर तो आपको एक सर्टन बॉडी शेप बड़ी पसंद है, आपको पसंद है कि आपकी टांगे बहुत पतली हैं और ऊपर बट अक्सर फिर मर्द अपसेट होते हैं कि यार इतनी बॉडी बनाई हुई है लेकिन कपड़ों में फिर भी हम ठीक नहीं लग जी, रहे। बिल्कुल। तो जो आप एक्सरसाइज अपर बॉडी की कर रहे हैं, लोअर बॉडी को भी वर्कआउट करें ताकि बैलेंस में आए। या ये है कि फिर आपने प्रोपोर्शनेट कपड़े कर लें, यू नो कि इतनी स्लिम फिट और इतनी टाइट पैंट पहनने की जरूरत क्या है। क्योंकि देखें ऊपर से अगर आपकी बॉडी लार्जर है तो नीचे फिर थोड़ी सी बैगी बट अच्छी कट वाली चीज पहने ताकि एक इल्यूजन आ जाए बैलेंस की। एग्जैक्टली। इसी तरह ऑपोजिट है, जिन लोगों की शोल्डर बेशुमार मर्द हैं जिनके शोल्डर स्मॉल हैं, और वो lower body लोअर बहुत बॉडी चौड़ी बहुत है, बड़ी है। हाँ। अच्छा, अब वो क्या करते हैं कि जब फिटेड कपड़े पहनते हैं, दे लुक ऑल्सो वेरी ऑकवर्ड कि यहाँ से बिल्कुल फिटेड हैं, उसके बाद ऐसे यहाँ चौड़े होते जाते हैं। तो देखिए मेन चीज़ इसमें वो है कि आपने बैलेंस को देखना है, सर प्रोपोर्शन देखिए को ऐसे देखना है। लोगों के लिए, स्पेशली यंग लोगों में, बड़ों में तो आप ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते। अब बटन डाउन शर्ट हमेशा अच्छी लगती है टक इन की हुई, मगर जो कैजुअल शर्ट्स होती हैं जिनमें कॉलर साइज ये वो नहीं मैटर करता क्योंकि वो नॉर्मल डेली जीन्स भी इसके साथ पहनने के लिए, यंग लोगों के लिए तो एक अच्छा ऑप्शन ये हो जाता है लड़कों में कि आपने अगर नीचे फिटेड जीन्स पहन भी ली क्योंकि आप नीचे से चौड़े, ऊपर आपने जो भी टी शर्ट या कुछ पहनी उसके ऊपर आपने खुली बटन डाउन शर्ट पहनी, Right. उससे एक इल्यूजन बन जाती है बैलेंस की। राइट। अगर ऊपर से आप छोटे, जी। लेकिन वो बंदा क्या करे जो ऑल राउंड बहुत हेल्दी है और शॉर्ट हाइट का है, या जो बहुत लंबा है और बहुत पतला है। लेकिन जो बहुत अब लंबा, जैसे आप बहुत टॉल और जी, स्लिम है जी, माशाल्लाह, जी,
मतलब इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब अगर आप एक ढीली सी शर्ट पहन लें और बैगी सा पजामा पहन ले तो ये ग्रेस नहीं आएगी। बल्कि मैं अपना जब मैं व्हेन आई वाज टीनेजर आई वाज लाइक 6'3.5" टॉल एंड बड़ा स्किनी था। तो स्किनी और टॉल में सबसे बड़ी इशू ये है कि आप एक पेंसिल की तरह होते हैं और आपको कपड़े नहीं नाप के मिलते। कपड़े के नाप नहीं मिलते, और दूसरी बात है अगर आप उसमें स्किनी कपड़े पहनते हो तो आप और स्किनी लगते हैं। और सर एक और प्रॉब्लम, अब अगर आपने फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट ली जी, तो वो आपको हाइट के हिसाब से तो फिट आएगी, लेकिन चौड़ाई उसकी इतनी होगी कि क्योंकि आपकी असल में नीचे से बॉडी है मीडियम, लेकिन आपके कंधे और बाकी चीजों की और लेंथ आपकी जो है वो है एक्स्ट्रा लार्ज वाली। तो फैब्रिक स्विमिंग है ना, बहुत आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा और फिर अक्सर स्किनी बंदा जो है उसका पेट मोटा लगना शुरू, या वो लग रहा था कि स्विमिंग कर रहा है कपड़ों में। सही है, सही है। तो एक्चुअली द होल थिंग इज दिस, अभी आपने बात जैसे की कि कैजुअल शर्ट में आप बड़ा कॉलर भी ले लें और बड़ी ले लें, उसमें भी एक पॉइंट है कि जब बड़ा कॉलर होता है ना, अगर आपकी नेक छोटी है और कॉलर बड़ा है तो वो भी बड़ा अजीब लगता है। आई वुड से कि अगर अपने साइज़ के मुताबिक से, मेन प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान में भी और दुनिया में यही है कि मर्द हज़रात अपनी बॉडी शेप नहीं देखते। अगर अपनी बॉडी शेप के मुताबिक वो कपड़े अपने बनवाएं या लें तो आई थिंक दे गोना लुक राइट। आपका फेस इज ऑन द स्मॉलर साइड, अगर आपके चेहरे के साथ इतना बड़ा कॉलर आ जाएगा तो वो आपके चेहरे को ओवरशैडो कर देगा। आपने बिल्कुल अच्छी ऑब्जर्वेशन की। और दूसरी बात देखें, मेरा फेस थोड़ा लंबा है तो मैंने कॉलर में थोड़ा स्प्रेड किया हुआ है, तो दैट गिव्स मी बैलेंस। क्योंकि अगर वो लंबा होता तो इसका मेरा फेस यहाँ से चला जाता। तो ये सारी बातें जो इमेज कंसल्टेंट जो हैं जब आपके साथ बैठते हैं तो दे एनालाइज योर बॉडी शेप, दे एनालाइज आपकी जो पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ क्या है। आई ऑलवेज वर्क विद पीपल कि उनकी में स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को हम एक्सेंचुएट करें और जो उसमें वीकनेस है उसको हम कैमोफ्लेज करें। तो सर ऐसा करता है कि ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, ठीक है, और वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे व्यूअर्स, और उन तस्वीरों से रिलेटेड हम आपसे कॉन्वर्सेशन करेंगे आइडियाज़ देने के लिए। आई नो कि इस वक्त बहुत सी ख़वातीन कह रही है मियाँ तो हमारे दफ्तर गए हुए हैं या क्या, तो माई पॉइंट इज़ कि देखें, मुझे पता है कि जो मर्द अपनी ड्रेसिंग पे इतना बॉदर नहीं करते वो अपनी शॉपिंग भी ज़्यादातर खुद नहीं करते, उनकी बीवियाँ ही जाके ले आती है कि जी मुझे स्वेटर मिला, ये सेल पे था, ये था, व्हाटएवर। तो इवन फ्रॉम अ फीमेल परस्पेक्टिव देखिए, हमने अपने हस्बैंड्स को गिफ्ट्स देने होते हैं, 100 मौक़ों पे चीज़ होती है, कुछ बनवा रहे हैं शादी वगैरह के लिए, तो कम से कम जो टिप्स सर दे रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को करें। जहाँ पे बर्थडेज़ पे और दूसरे ओकेजन्स पे आपने मोबाइल ले दिया या कोई गैजेट ले दिया, कोई चीज़ दे दी, 2 अच्छे स्वेटर दे दे, उनकी सर्दियाँ सारी सुकून से निकल जाएंगी। ठीक है ना। खैर अभी तो टेल एंड ऑफ द विंटर में है, लेकिन मैं पैंट शर्ट एंड स्वेटर की भी बात करना चाहती हूँ, पैंट शर्ट एंड ब्लेजर्स की, टी शर्ट एंड ब्लेजर्स की, वी नेक एंड ब्लेजर्स किस तरह पहनने चाहिए, क्योंकि बड़े लोग आजकल वी नेक पहनना शुरू हो गए हैं, नीचे कुछ नहीं होता और सारा यहाँ से नेकेड होता है, ऊपर से उन्होंने जैकेट पहन ली होती है, तो वो जो एक नेकेड एरिया होता है वो ज़रा ऑड लग रहा होता है, लेकिन अब वो भी एक स्टाइल बना हुआ है तो उसको कैसे सही तरीके से कैरी करें। देन ड्रेस शर्ट एंड ब्लेजर्स, सूट्स एंड जनरली अगर थोड़ा फैशनेबल आउट ऑफ द बॉक्स लगना है तो क्या कर सकते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अमित सईद साहब हमारे साथ हैं, इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। हमने अभी ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि हर इंसान को, स्पेशली मर्द हजरात को, अपनी अपीयरेंस पे एफर्ट करना चाहिए। ख़वातीन तो फिर भी चलें थोड़ा बहुत, एक सर्टन फेज़, एक सर्टन पीरियड तक दे मेक एन एफर्ट, शादियों पे, ओकेजन्स पे फिर भी ज़रा एक एफर्ट कर लेती है। मर्द हजरात तो बिल्कुल ही लगता है कि जैसे अल्लाह माफ़ी दे, गिव अप कर दिया, ख़त्म हो गई है बात, ये वो। एंड स्पेशली ये वो एज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ जो 45 के बाद, मतलब जिनके बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं, जो मतलब अपनी काम के अंदर मतलब सेटल्ड हो चुके होते हैं, रिलैक्स हो चुके होते हैं, तो वो कहते हैं कि बस अब जी ईजी हो जाओ। जी बिल्कुल ऐसे। सो पैंट शर्ट, जी सिर्फ पैंट शर्ट की अगर बात करें तो उसको पहनने का क्या अंदाज होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात ये, अगर आपने कैजुअली अपने आप को प्रेजेंट करना है तो कैजुअली ज़रूरी नहीं है कि आप कैजुअल शर्ट ही पहने, आप ड्रेस शर्ट को भी पहन सकती हैं। ड्रेस शर्ट में टेक्सचर्ड शर्ट्स जो हैं वो दे लुक वेरी नाइस और आपको कैजुअल लुक भी देती हैं, और एट द सेम टाइम और फिट जो है वो उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि शर्ट जो है ना बहुत सारी ब्लाउजी शर्ट, जो कॉलर भी बड़ा है, उसकी शोल्डर भी बड़े हैं, उसकी वेस्ट में भी बड़ी है, दैट लुक्स उसमें आपकी कोई अच्छी लुक नहीं आ सकती। तो आई वुड से कि पैंट शर्ट भी पहनी है तो पैंट जो है वो भी नाइसली फिटिंग हो और शर्ट भी नाइसली। अब ये देखिए ना, दिस इज़ अ पैंट, इसके साथ बड़ी अच्छी मेरे ख्याल से लिनन की शर्ट है, लिनन की शर्ट वो बड़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह करके अब देखें ना, अगर उनकी पैंट सही फिटेड थी तो शर्ट चिपड़ी हुई नहीं है जिस्म के साथ। नहीं, ऐसी नहीं है। ये वाली शर्ट भी अगर आप देखें तो ये भी मतलब एट द एंड ऑफ, अभी हमने पैंट्स हैं ब्लैक, उसके साथ बेल्ट है और वाइट शर्ट है। सो द पॉइंट इज ये एक बड़ी क्लासिक लुक है।
जी जी। ये जीन्स के साथ भी बड़ी अच्छी वर्क हाँ, करती है जीन्स और के साथ पैंट्स पहन के साथ सकते हैं भी आप, करती है। इवन चीनों के साथ पहन सकते हैं, और ड्रेस पैंट के साथ तो ऑब्वियसली बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन अक्सर लोग जो गलती करते हैं कि फिटेड, जब ये शर्ट इस तरह की पहनते हैं तो इतनी फिटेड पहनते हैं, अक्सर ऐसे लोग जब शो पे आते हैं और बैठते हैं तो उनकी शर्ट उनके के बटन खुल रहे होते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने बेल्ट और शूज़ राइट पहनने हैं इसके साथ। आई मीन यू कैन वेयर अ वेरी नाइस शर्ट, वेरी नाइस पैंट्स एंड हैव अ क्रमी बेल्ट एंड क्रमी शूज़, इट्स नॉट गोना वर्क। ओके, अब पैंट, शर्ट एंड स्वेटर। जी जी। स्वेटर में बंदा फंस जाता है। अच्छा, स्वेटर में देखें, मेरी एक ओपिनियन ये है कि स्वेटर पे आप इन्वेस्ट करें, आप राइट स्वेटर्स लें। आप वो जो बहुत सारे मोटे स्वेटर्स होते हैं ना, जब बड़े ऊनी किस्म के स्वेटर्स होते हैं, दे डोंट लुक दैट ग्रेट, वैसे भी वो बल्क ऐड करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, जैसे कैशमीर स्वेटर्स हैं या मरीनो वूल के स्वेटर हैं, 2-3 कलर्स के ले लें। आप ले लें नेवी ले लें, डार्क ब्लू ले लें, आई मीन ब्लैक ले लें, और उसके बाद ग्रे ले लें। अब देखिए ना, खवातीन पहले सर्दियों में ये होता था कि हमें समझ ही नहीं आती थी कि हम क्या पहने। अब क्या होता है कि अब जिस तरह ये एक शॉल का मटेरियल है, जी जी, ये शॉल के मटेरियल की जब से शर्ट्स और पैंट्स आई हैं तो बहुत हमारे लिए कंफर्ट हो गया वार्मर कि है। आप ये नीचे आपने थर्मल पहन लिया, जी, ऊपर जी। से ये पहन लिया, साथ शॉल पहन ली, आप वार्म रहते हैं। Right. अब मर्द भी ऑब्वियसली वार्म रहना चाहते बिल्कुल हैं, सही। बल्कि जैकेट्स जब आप किसी जगह के अंदर जाते हैं तो वहाँ आपको उतारनी पड़ जाती हैं। और ख़ासतौर पर फ्लफ़ी जैकेट तो वैसे ही वो मोटरसाइकिल पर मे बी दे लुक ऑलराइट, बट लेकिन किसी इवेंट वगैरह पे या घर में इवेंट भी वगैरह नहीं- पे नहीं वो ठीक लगती, क्योंकि बॉमर जैकेट्स इन बहुत हैं बट दे आर नॉट फॉर फॉर्मल जी। वेयर। अच्छा, अब पैंट, शर्ट एंड ब्लेजर। जी। हर बंदा फुल सूट नहीं पहनता ना। ब्लेज़र के साथ देखें, ब्लेज़र जो है ना वो इट रियली पुल्स द आउटफिट टुगेदर। ब्लेज़र में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। आप सॉलिड ब्लेज़र भी पहन सकते हैं, थोड़ा सा चेक जिसमें सटल सा चेक है, और that looks ब्लेजर्स very में good। आप टी शर्ट भी पहन सकते हैं, वी नेक भी पहन सकते हैं, टर्टल नेक भी पहन सकते हैं, ड्रेस शर्ट भी पहन सकते हैं। हाँ, टर्टल और नेक एक टी-शर्ट जो है भी ना पहन बहुत ही एक आई वुड से एलिगेंट वे ऑफ पुटिंग टुगेदर द आउटफिट, क्योंकि उसमें टाई वाई की ज़रूरत नहीं रहती और नेक भी बड़ी नाइसली कवर्ड हो जाती है। एंड ऑल्सो इन विंटर यू आर वार्म ऑल्सो। और यू सी, यही वाली जो अब आप लुक्स देख रहे हैं व्यूअर्स, इन्हीं लुक्स को आप जब आप इस तरह की 4-5 चीज़ें ले लेते हैं ना। जी जी। अब जैसे अगर आपने वी नेक स्वेटर पहना हुआ है और ऊपर से आपने ब्लेजर पहना हुआ है, वही वी नेक स्वेटर आप पहन सकते हैं, ड्रेस शर्ट नीचे पहनी हुई है और उसके ऊपर आपने स्वेटर पहन लिया, कैजुअल वाली जो कॉलर शर्ट। सो ये दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। ज़्यादा सर्दी हो तो आपने कॉलर शर्ट पहनी, ऊपर आपने वी नेक स्वेटर पहन लिया और साथ आपने ब्लेजर। लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है ना कि आप लेयरिंग करते हैं, जैसे आपने पहले बनियान पहनी, उसके बाद थर्मल पहनी, उसके बाद आपने एक शर्ट पहनी, उसके बाद आपने स्वेटर पहन लिया। एंड डिपेंड ऑन दिस कि आप कितने यू नो इफ यू स्टिल कोल्ड देन ऑब्वियसली यू कैन वेयर ब्लेजर ऑन दैट। और अगर फिर बाहर जाना है तो पाकिस्तान में एक और जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है वो है ओवर कोट का, लॉन्ग कोट का। एंड लॉन्ग कोट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल। और मोस्टली लोग इस पर मोटी सी जैकेट पहन लेते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू गो। और बात ये कि व्यूअर्स, एक लंबा कोट और 2 अच्छे ब्लेजर हर मर्द के पास होने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ब्लेजर्स आप बड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ब्लेजर्स के कलर्स की अगर बात करें तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए, चार कलर्स हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ: ब्लैक, नेवी, चारकोल ग्रे एंड ग्रे। ये 4 कलर्स जो हैं, दीज आर मैनली कलर, दे गिव यू वेरी स्ट्रॉन्ग लुक। जब आप बहुत लाइटर कलर पे आते हैं तो लाइटर कलर में प्रॉब्लम एक तो ये है कि लाइटर कलर मेक्स यू लुक लार्जर। अगर आप जितना लाइट कलर पहने अच्छा, उतना लार्जर। ट्वीड की लुक बड़ी इन है आजकल। ट्वीड इज़ वेरी गुड, बट अगेन ये जिस तरह ये देख रहे हैं आप यूज़ ट्वीड का ट्वीड इज़ खासतौर पर सर्दियों में तो ट्वीड इज़ द बेस्ट। और ट्वीड में यह है कि फिर अगर आप बहुत जैसे हैवी सेट हैं तो ट्वीड विल मेक यू लुक लिटिल हैवियर, तो उसमें मैं आई वुड नॉट रेकमेंड दैट। स्लिमर लोग अगर पहने स्लिमर तो के लिए आई थिंक इट्स ग्रेट। इसके साथ एल्बो पैच भी कर सकते हैं, दैट लुक्स वेरी वेरी क्लासी एंड वेरी प्रेपी लुक। और वही चीज़ है ना कि देखिए ना, अब 4 किस्म के ब्लेजर नहीं अफोर्ड करते तो देखिए ब्लैक तो अक्सर लोगों ने सूट भी बनवा लिए होते हैं, तो आप चलो उसकी जैकेट को भी कभी रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेवी डार्क ब्लू का एक ब्लेजर बनवा लें और एक आप चारकोल कलर का बनवा लें तो आपकी आउटिंग्स ईजी हो जाती हैं। और नेवी ब्लेजर में खास तौर पे ये है कि नेवी ब्लेजर बड़ा क्लासिक है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जितने भी इंपॉर्टेंट मैन हैं दुनिया में, यू नो G7 के प्रेसिडेंट देखिए, जब वो सूट नहीं पहनते तो वो नेवी ब्लेजर पहनते हैं। तो नेवी ब्लेजर जो है ना, इसमें पहली बात तो है कि जो ही ब्लेजर पहनते हैं, जैकेट है, जैकेट गिव्स यू अथॉरिटी। तो जो ही आप जैकेट पहनते हैं तो यू हैव दैट आई वोंट से बॉसी लुक, लेकिन यह कि और आप फाइनली सूट की बात करते हैं। जी। सूट्स कैसे होने चाहिए? अच्छा, सूट देखें, वही 4 कलर्स हैं अगेन। अगर आपने शूटिंग में जाना है तो ब्लैक इज़ अ पावर सूट, डार्क नेवी जो उसमें आप अप्रोचेबल लगते हैं, आप उसमें पावरफुल भी लगते हैं। चारकोल ग्रे का जो सूट है वो बड़ा प्रोफेशनल लगता है। ये 4 हैं। अगर आपने चेक लेना है तो फिर सटल चेक होना चाहिए, या पिन स्ट्राइप।
पिन स्ट्राइप ऑब्वियसली अमेरिका में यूरोप में तो स्टेपल आइटम समझे जाते हैं, पाकिस्तान में नॉवेल्टी आइटम समझे जाते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्राइप शूज, आई लव देम। और अगर आप लेट्स से अगर आपने हाइट शो करनी है तो दैट आल्सो हेल्प्स यू। प्लीज सूट्स ऑफ द रैक ना खरीदा करें। हाँ, बिल्कुल 90% लोगों को सूट ऑफ द रैक यानी कि गए आपने उठाया और आपने खरीद लिया, वो नहीं फिट आता सही। सूट बनवाना चाहिए, अपने नाप के हिसाब से बनाना चाहिए। आज भी पूरी दुनिया में देयर आर इटालियन टेलर्स जो ये चीज़ें प्रोफेशनली बनाते हैं, लोग दुनिया के डिफरेंट कोनों से जाके उनसे सूट बनवाते हैं। So, बात ये कि एक्चुअली 3 C's हैं जो कोई भी गारमेंट उसको देखने के लिए आउटफिट को, पहला कलर राइट होना चाहिए, दूसरा है क्राफ्ट्समैनशिप जैसे भी आपने बात की कि नो बॉडी शेप के मुताबिक आपकी फिटिंग होनी चाहिए, और तीसरा है कि उसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप पहन रहे हैं। हम बेसिकली व्यूअर जो बात कह रहे हैं वो ये हैं कि 10 फजूल चीज़ें लेने के बजाय 3 अच्छी चीज़ें ले लें, क्वालिटी की तरफ। एक एज के बाद इंसान को मयार की तरफ जाना चाहिए। जब इंसान छोटा होता है ना, किसी भी मटेरियल की, पॉलिएस्टर की शर्ट है वो भी पहन लेता है, हर चीज़ कर लेता है। टीन से 20s में जब बंदा जाता है तो तब एक टाइम आता है कि थोड़ा सा आपकी ड्रेसिंग के अंदर ना सोब्राइटी आती है। उसके बाद आप नहीं जस्टिफाई कर सकते अजीब रेगजीन के मटेरियल के कपड़े पहन लिए तो ये तो यू हैव टू स्टार्ट वेयरिंग गुड क्वालिटी क्लोथ्स। अच्छे मयार के कपड़े पहने ताकि वो लॉन्ग टर्म भी चले और आप उनको रीयूज़ कर सकें ओवर द ईयर्स एज वेल। वो आपका ज़ाया नहीं होगा कपड़ा, वो सूट आप अगले 4 साल 5 साल पहन सकते हैं, ना कि जो आप फजूल चीज़ खरीदेंगे वो एक सीज़न भी नहीं निकालेगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि क्वालिटी क्लोथिंग में ये है कि लास्ट लॉन्गर। तो अगर आप प्राइस को देखें और ना देखें वैल्यू को देखें कि आपने एक गारमेंट कितनी बार पहना, कितनी बार उसको यूज़ किया और कितनी प्राइस उस पर डिवाइड कर लें, दैट गिव्स यू द ट्रू वैल्यू। इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो आपने भी कहा है कि आप इसको क्लोथिंग को एक्सपेंस मत समझें, इन्वेस्टमेंट समझें। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो बड़ा सोच समझ के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जो उसमें मेरे 5 पीस हैं, अगर उनका ख्याल रखें, पहली बात यह है कि पिगमेंटेशन, कलर आपकी कलरेशन के मुताबिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी बॉडी शेप, फिज़ीक के मुताबिक आपकी क्लोथिंग होनी चाहिए, फिटिंग वगैरह प्रॉपर्ली होनी चाहिए। और तीसरा यह है कि पर्सनैलिटी में सूट करना चाहिए। चौथा यह है कि आपकी प्रोफेशन जो भी आप करते हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। पाँचवीं यह है कि आपकी पोजीशन के मुताबिक होना चाहिए। अगर 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आई थिंक यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक इन ड्रेसिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो गिला करते हैं कि सिर्फ ख़वातीन की बात होती है, तो आज हमने टोटल फोकस मर्दों के वार्डरोब के ऊपर रखा है। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कुछ कराएंगे ऐसे आर्टिस्ट से जिनको आप रेगुलरली प्लेज, ड्रामो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में देखते हैं, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। 3 बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है इनसे गप लगाते हुए। बल्कि हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या डिस्कस करें, क्योंकि बात ये कि हज़ारों बातें हैं करने वाली। लेकिन जैसे कि आज हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि खुली आंखों से ख्वाब देखना चाहिए। बचपन में कहते थे नहीं देखना चाहिए, हम कहते हैं कि ज़रूर देखने चाहिए। सोते हुए ख्वाब ना देखें, सो के ज़्यादातर डरावने होते हैं, लेकिन खुली आंखों वाले अच्छे अच्छे ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए। सो आर्टिस्ट्स जो लोग मीडिया में काम करते हैं, जिनका मीडिया से कनेक्शन रहा होता है, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा एलिमेंट होती है। और जब वो कामयाब होते हैं तो उसके पीछे मेजर रीज़न यही होता है कि उन्होंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को रियलिटी बनाने के लिए एफर्ट्स किए। और ये फील्ड बड़ी जालिम है व्यूअर्स, जहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट, बहुत फेम और बहुत पैसा भी मिल सकता है, वहाँ पे आप बिल्कुल फुटपाथ पे भी आ सकते हैं। बिकॉज इसको जब पेरेंट्स और सारे कहते हैं ना हवाई रोज़ी है, तो बात गलत नहीं करते। एक्चुअली हवाई रोज़ी है। म्यूज़िक हो गया, एक्टिंग हो गई, होस्टिंग हो गई, मॉडलिंग हो गई, रक्स हो गया, किसी भी आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जाएं। इवन आर्टिस्ट्स जो पेंटिंग करते हैं उनका भी यही एक इशू होता है। पोइट्स को ले लें, एनी वन आर्टिस्टिक खुले आंखों से ख्वाब ज़रूर देखता है। तो आए ऐसी 3 बड़ी प्यारी प्यारी पर्सनैलिटीज से मिलते हैं। तीनों बहुत ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड इन देयर ओन राइट। इरम अली मेरी प्यारी दोस्त, जिसके साथ मेरी दोस्ती तो फील्ड में लेटर ऑन जाके हुई, बट अब हमारा एक ऐसा अजीब सा एक लाड है कि जब भी एक दूसरे को देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड पे बता देते हैं कि मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी में आप पता नहीं कब मिलेंगे। लेकिन तो बहुत ही प्यारी सी इरम हमारे साथ हैं, जिसको बात है हम सबकी मामा भी बनने का शौक है। हर किसी का ख्याल रखती है, हर किसी के लिए एफर्ट करती है, बड़ी ही प्यारी इंसान है। और एक्टर भी बहुत अच्छी है। टीवी ड्रामे, कमर्शियल्स, टेलीफिल्म्स एंड फीचर फिल्म्स एंड वेब सीरीज़ में आपने इनको देखा है। होस्ट और बेहतरीन एक्टर भी हैं, और बल्कि पीटीवी से इन्होंने अपने होस्टिंग के करियर का आगाज़ भी किया था, मॉर्निंग शो करके, ब्रंच शो करके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन कराया आपने और बिल्कुल ऐसे ही है हमारी जो है ना दोस्ती वो ज़्यादा और सीरियसली फ्रॉम डे वन वी मेट एंड वी कनेक्टेड, और यही होता है आई थिंक जो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम दोस्तियाँ होती है वो पहली कनेक्शन पे ही हो ऐसे ही जाती है। है, और कुछ ऐसी होती हैं जो पहले एक लड़ाई होती है उसके बाद दोस्ती होती है, दो किस्म की दोस्तियाँ होती हैं। देन भाई व्हाट अ चार्मिंग लुकिंग मैन एंड व्हाट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। हजारों, हंड्रेड्स नहीं हजारों टेलीविजन कमर्शियल्स में आपने इनको देखा होगा, शॉर्ट फिल्म्स में देखा होगा, वेब सीरीज, वीडियो सॉन्ग्स, ड्रामा सीरियल्स। अ ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन हिज कंपनी। मियां सुहेल इस्माइल यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं आपको मियां साहब बुलाऊं? जब भी नाम के साथ मियां लगता है, मियां जी कहूं या मियां साहब ये कहूं? मजबूरी है सर जी मैं आपको सुहेल साहब ही कहती हूँ, मुझे आप घर से मार पिटवाएंगे। इरम को भी यही कहना पड़ता है। आप वो तो उसको तो अदरवाइज भी कहना पड़ जाता है ना, वो तो ड्रामा में भी कहना पड़ जाता है। अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस ए वेरी अकम्प्लिश्ड एंड ब्रिलियंट यंग मैन, ऑफ कोर्स हैंडसम इन हिज ओन राइट एज वेल। भाई इन्होंने क्या नहीं किया, मसला ये है। CSS किया हुआ है, DG पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी सोसाइटी पेमरा के साथ वाबस्ता रहे, एडिशनल सेक्रेटरी रहे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड रिसर्च। पता नहीं वैसे क्या है, इनको करेंगे ये इनसे बात के सर जी अच्छे भले तुसी एक्टर सी कितने तुसी निकल पाए। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ पे, जिसपे बाय द वे पॉपुलेशन पे इन्होंने इतना काम किया, इतने एफर्ट्स किए और बड़े पॉजिटिव इन्होंने लोगों को मैसेजेस दिए हैं। और बात अगर तरीके से की जाए व्यूअर्स तो बुरी किसी को भी नहीं लगती, एंड दैट्स द वन थिंग अबाउट बादशाह साहब कि हमेशा पॉजिटिव और अच्छी बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी 2 साल इन्होंने सर्व किया और हमारे पाकिस्तान के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और चीज़ों को पुट फॉरवर्ड किया, एंड ही वाज आवर वॉइस। देन इस वक्त एडवाइजरी इंचार्ज हैं ऑफ द फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के लाहौर रीजनल ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया यादावरी का। और हाँ जी एक्टर भी हैं और हाँ जी एक्टर भी हैं। एक्टर चुप गया पीछे। तो मैं क्या करा सर जी? लेकिन देखिए एक्टर जो है आपको हर बार हम डिफरेंट कैपेसिटी में बुलाते मुझे हैं। यकीन जाने कोई तकरीबन ऐसे 14-15 साल एक्टिंग की है मैंने आके एज पार्ट टाइम टीवी एक्टर यू कैन से। लेकिन जो मैंने 40 साल की सर्विस की है ना, लोग मुझे वो 16 साल वाले 14 साल वो बहुत याद करते हैं कि आप वो तो नौकरी को नहीं कोई याद करता। हाँ, और नौकरी पे लोग आते होंगे कहेंगे सर आपको कहीं देखा हुआ है। अब पता होता है कि अगला कौन है, लेकिन थोड़ा सा आपने भी तो अपना डालना होता है ना। बिल्कुल सही। बट असल में होता पता है क्या है, जब एक बंदा पार्ट टाइम एक्टर होता है और फुल टाइम वो दूसरा काम कर रहा होता है ना, तो अक्सर लोग आकर कहते हैं तेरा काम नहीं चल रहा सी, एंड यू आर लाइक एक्सक्यूज मी, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो कितना बड़ा काम है। अभी आपने इंटरव्यू का कहा तो मैं कि किस तरह दोस्ती होती है, मिली है आपकी सहेली सर है आपके वो। साथ भी पहली जब आपके साथ मुलाकात हुई तो एक दिल की आपके साथ कनेक्शन हो गई। हाँ, तो वो मैं ये कहता था कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनसे मिलकर एहसास होता है कि पता नहीं बरसों से जानते हैं इनको। बिल्कुल। तो ये ऐसी शख्सियत। तो फिर आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले यंग मैन का खिताब सर जी दिया। का आप मुझे भी यंग कह देना। आप भी तो कहें कि मेरे सामने ऐसी यंग होस्ट बैठी है जिसका जवान बेटा है लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि मुझे सब यंग तो कहें। क्रिकेट मैच में ना ये 18 लाला- साल का होने वाला है हमजा हाँ, माशाल्लाह से। वो लाला- मेरे तो सारा कुछ वही है, मेरे बच्चे वो ही हैं। लाला अमरनाथ थे, क्रिकेट का मैच हो रहा था 1978 में पाकिस्तान में। तो लाला अमरनाथ, उनके बेटे भी 2 क्रिकेटर थे बड़े मशहूर, मोहिंदर अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ। तो ज़हीर अब्बास बड़ी सेंचुरियाँ करते थे। कहता है दिस यंग बॉय ऑफ 35 years ओए age। भाई 35 ना ऐड करे ना, बस यंग बॉय कह दे, उम्र साथ। लेकिन अब नहीं लगता, उस जमाने में 35 को भी कहते हैं यंग बॉय कहते हैं, कैसे कहते हैं? सर मैं एक बात जरा मुझे ख्याल आई आपकी बात से, व्यूअर्स प्लीज अगर आपको पता है कि कोई अपनी उम्र के बारे में कॉन्शियस है, ये पिछले दिनों मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, ठीक है ना, वो उसने ना बड़ी अपनी अम्मी के लिए ना पूरी बर्थडे की सारी चीज़ें की, वो टेवर आंटी हुई 60 years की, ठीक है, अब आंटी की एज हुई 60, उसने उनका ना हर जगह ना 60 लगा दिया। लो जी अम्मी एंटर हुई, हम भी उनको अम्मी बुलाते हैं, अम्मी एंटर हुई, हम सब कहो हैप्पी बर्थडे ये वो। अच्छा मैंने उसको मना भी किया हर जगह 60 ना लगाओ, उसने लगा दिया। उसकी अम्मी ने एक तस्वीर नहीं लगाने दी, एक वीडियो नहीं लगाने दी, उन्होंने कहा जिधर मैं खड़ी हूँ वहां 60 लिखा हुआ है। अच्छा, और मैंने कार्ड लिखा, मैंने कहा हैप्पी 21st बर्थडे अम्मी। मेरे नंबर पूरे थे, और वाहिद जिसके साथ उन्होंने तस्वीर लगाई वो मेरे साथ लगाई, हमने वो क्रॉप कर दी 60 को हटा के। बट द पॉइंट इज एवरीवन इज यंग। वैसे भी नजर बुढ़े लोग ही लगती है कहते हैं लेकिन खैर है। वैसे भी नजर लगती है। अगर आप कोई लोग थे 70 years के, एक साहब थे बेचारे रिसेंटली फौत हुए, हाँ साहब में 85 साल की उम्र है मेरी,
तो मैंने कहा आप बताया ना करें, ये कोई एज तो माशाल्लाह। नहीं होती लेकिन ही वॉज वेरी फिट। वो, बट सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो बात हम रियलाइज नहीं करते, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर एज यंग एज यू लुक नाउ, एज यू फील नहीं फील यंग। हाँ, और देखिए थोड़ा बहुत अपना ख्याल, और डेंटिंग पेंटिंग में कोई खराबी नहीं है, आपने एक्सरसाइज की, अपने आप को फिट रखा आपने, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एब्सोल्युटली। मगर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने अब्बा से दादा नहीं बनना, बना स्क्रीन पे बना देते हैं, मजबूरन बना देते सकरे। हैं, इनको दादी बना देते हैं मेरे साथ। अच्छा ये तो पागल है ना, इसको छोड़ दे, इसको मैं ऑनर उन्होंने ज़ुल्म करो जी अल्लाह। व्हाई डिड यू प्ले फलां की माँ, तो कहती है यार उन्होंने कहा तो मैंने कर लिया, मैंने कहा तुम्हें कहा बांदर बन जाओ, तुम बांदर बन जाओगे, कहती है नहीं बांदर तो नहीं enjoy acting that, क्योंकि उसमें ये होता है कि ज़रा एक वेरिएशन मिल जाती है एक्टिंग में। मुझे पता है कि अगर ये मैं आज कह रही हूँ अब दोबारा नहीं करना ना, तो एक एक्सपीरियंस हो जाता मगर वो है। मोहर लग जाती है, वो स्टैंप लग जाती है। अब एक प्ले में एक जो मेरा बेटा बना हुआ था, मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा था। मैं सदके जाऊँ आपके, मेरा बेटा भी मुझसे 3 साल छोटा था प्ले में। स्वीट ही वाज वेरी एक्साइटेड। स्वीट। एक में तुम मेरी सास नहीं बनने की कोशिश कर रही थी, फिर तुम्हें मना किया था कि ये नहीं करना। हाँ मैंने कहा बाजी सहेलियो मेरी, आर यू मैड? आई मीन बट आपको एक बात बताऊं, एक बंदा जिन्होंने अपने साथ यही ज्यादती की थी, जिनसे मैं लड़ती भी हूँ बहुत, हिना बयात। हिना बयात, यस। मैं उनको प्यार से दीदी माँ बुलाती हूँ। उनका और मेरा कोई खास इतना एज डिफरेंस नहीं है, वो दीदी की एज की है, वो मेरी माँ को, मैं ड्रामे पे, एक ड्रामे में माँ बनी हुई थी। मैं कहा यार क्या कर रहे हैं आप लोग? बट वही वाली बात है ना, ये इंडस्ट्री में कहती हूँ ना बड़ी जालिम है, एक सेकंड में छाप लगा देती है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, बट ये कैरेक्टर्स होते बड़े अच्छे होते हैं, बड़े असल अच्छे। एक्टिंग तो इन्हीं में होती इन्हीं है, में होती। मैं यही बात, बाकी कहीं। हाँ मैं यही कहने लगा था कि ज़्यादा मज़ा इसमें इसलिए आता है कि आप अपनी एज के साथ साथ काम करते जाएं। आप बाप बन रहे हैं, दादा बन रहे हैं, नाना बन रहे हैं, तो उसमें बुराई कोई नहीं है। ये सब कुछ तो आपको बनना ही है। बिल्कुल। तो आप ये, अगर आपके किरदार भी ऐसे हैं तो आप करते जाएं तो सब ज़्यादा। इसमें ये भी ऐड कर दें कि आई एम नॉट ग्रोइंग ओल्ड, आई एम ग्रोइंग बेटर। हाँ दैट्स आल्सो एक बड़ा एक वो है ना बिल्कुल, एक इसके वो अंदर भी एक आप- हकीकत पर है। सर आपको पता है ना, यही वाली बात है कि छाप लग जाती है। अच्छा एक छाप जो हमारी इंडस्ट्री में लगी हुई है, मैं आपको उससे चाहूँगी कि आप कवर करें, क्योंकि आपने इसके ऊपर काम भी बहुत किया है और आपके पास नॉलेज भी है। उसके बाद में आप सबके रिस्पेक्टिव एक्टिंग करियर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, ऑब्वियसली सब जानते हैं आपको, सब आपकी कहानियाँ भी जानते हैं, बट एक मेरी खुशी के लिए मेरे व्यूअर्स को भी आपकी स्टोरी से आगाह करना है। सर ये गिला जालिम इंडस्ट्री की बात हो रही है, खुली आंखों से ख्वाब तो लोग हज़ारों देखते हैं। फिर सर इंडस्ट्री के बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारे लिए कुछ किया नहीं, हमारे लिए कुछ सोचा नहीं। बड़े लोग हैं मतलब जिस तरह कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आपने खुद फ़ोन करके कहा कि जी हमने आपको फाइनेंशियली हेल्प करना है, तो उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं ज़रूरत, मेहरबानी आपकी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड। थोड़ा इस पर बताएंगे कि भाई अगर आप आर्टिस्ट बन गए तो ठीक है, हमारे वाला अल्लाह का शुक्र है हाल हो गया, ना हुआ कुछ और आपने हमेशा एज एक्स्ट्रा, या वो जो आप एक नए टर्म यूज़ करते हैं जो एडिशनल आर्टिस्ट होते हैं, जो भी उनको टर्म अब यूज़ की जाती है, पैसे भी कोई नहीं मिलते, हज़ार रुपया पर डे, या उनको हमें शौकिया तौर पे बुला लेते हैं कि आ जाएं। अब उनने 100 चीज़ों में काम किया हुआ है, उनके सर पे अपनी छत तक नहीं है, और अगर बीमार हो जाए या आखिरी स्टेज पे आ जाए ज़िंदगी के, तो कोई पूछने वाला नहीं होता। ये आपने बड़ा अहम टॉपिक चुना है आज के लिए, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, और इससे बहुत से लोगों को अवेयरनेस भी मिलेगी, ऐसे आर्टिस्टों को जो काम भी कर रहे हैं इस वक्त, और आगे जाके उन्होंने क्या करना है। मैं इसलिए बताता हूँ कि जब मैं टीवी प्ले कर रहा था लाहौर में, हमारे बड़े अल्लाह उनको गरीक रहमत करे यावर हयात साहब थे। व्हाट अ मैन। हाँ, तो मुझे कहने लगे कि खां जी तुसी नौकरी कर रहे हो ना, नौकरी ना छड़ना। मैं कहा सर क्यों? ये हवाई रिज़्क है, गया था पता कोई नहीं गया। ये वर्ड्स आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं कि ये हवाई रिज़्क है। तो मैं चूँकि CSS किया, नौकरी की, तो मैंने पार्ट टाइम एज ए TV एक्टर काम शुरू किया। तो मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग मेरा पॉइंट था कि मेरी मर्ज़ी से मैंने काम करना है। लेकिन जो बेचारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इसका ओढ़ना बिछौना उनका उसके ऊपर होता है, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम होते हैं। सर इसीलिए तो हर बार कहती हूँ कि पढ़ाई मुकम्मल करें, और अगर आपने चले 18-20 साल की उम्र पे एक्टिंग शुरू की, 25 साल की उम्र पे भी की है, और डिग्री यंगर ईयर्स में नहीं पूरी की, तो अब पूरी कर लो, पूरी कुछ कर ले। तो हाथ में हो यस, भाई। बाहर के मुल्कों में तो इवन रिटायरमेंट के बाद भी लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में जाके, ये इतना फैसिलिटी है। मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अक्सर अखबारों में देखा है, टीवी पे आता है चलता है कि जी फलाना एक्टर बीमार है, कस्म परसी की हालत में है। ऐसी हालत में जब हो जाते हैं, मैं ये चाहता हूँ, बल्कि यहाँ पर पहले आर्टिस्टों की तंजीम भी बनी थी, लेकिन इतनी फाल नहीं है, इतनी एक्टिव नहीं है, पूरे एक्टिव उसका स्टांस नहीं है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि इससे अलवी साहब से पहले भी जो प्रेसिडेंट साहब थे उस वक्त भी और इस वक्त,
बाकायदा आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए वो उन्होंने काम किया, उन्होंने तंजीम बनाई। मरहूम कबीर भाई खान मरियम साहब मुझे याद औरंगजेब है, मुझे भी साहिबा ने एकदम भी बुलाया बहुत था वहाँ। efforts किए हैं। हाँ, तो वो एक सिलसिला चलता है। फिर फिरदौस जमाल साहब हमारे से बड़े मशहूर ज़बरदस्त एक्टर हैं, बड़ा उन्होंने वो बीमार पड़े थे, तो उस वक्त भी वो जाहिर है कि जब आदमी का ऐसा मामला हो और बीमार हो जाए तो फिर मसाइल का शिकार हो जाता लोग है। काम करते हैं और सच्ची बात है हम लोग बस यही सोच रहे होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, कुछ बन जाएं, कुछ उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। होता ये है कि फ्यूचर आप सिक्योर उनका तो कर जाते हैं, लेकिन पीछे से जब आप बीमारी या रिटायरमेंट की एज पे आते हैं या जब आप घर बैठ जाते हैं, खुदा ना खास्ता, अव्वल तो व्यूअर्स इंसान को रिटायर करना ही नहीं चाहिए। मतलब ऑब्वियसली एक तो रिटायरमेंट की एज होती है, ऐसे काम में फील्ड में आप देखें ना, कभी खान साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, व्हाट अ मैन, आखिरी दिन तक काम करते क्या बात है। सिर्फ जब बीमार हुए तो है, लेकिन उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर किया। तो जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए भी तो बाइज्जत अंदाज में उनको किसी के सामने कुछ मांगना नहीं मांगते। सो इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो बड़े ऑप्शंस होते हैं सर। देखिए बात ये है कि अब जैसे मेरे पास एक पोर्टफोलियो है एडवाइजर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन लाहौर रीजनल ऑफिस। मुझे एक बड़ा एक बेनिफिट ये है कि यकीन जानिए मैं कि अपनी कोई सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूँ क्योंकि जब लोग गरीब लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, अमीर भी करवाते हैं, लाइफ की करवाते हैं, तो बैंक के थ्रू होती है इंश्योरेंस और एक होती है डायरेक्टली आपके पास एजेंट आ जाता है। तो जो बैंकिंग के थ्रू इंश्योरेंस होती है उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो बेचारे ना कागज़ खुद फिलअप करते हैं, ना डॉक्यूमेंट्स खुद फिलअप करते हैं, उसको सीबीसी कराते हैं, सारा बैंक को ही जा रहा हो, बैंक को जा रहा है, बैंक वाले कमीशन लेते हैं ना इसके अंदर आके। लेकिन जब वो अपने रिफंड के लिए पैसे लाते हैं, यकीन जाने एक्चुअल पेड अमाउंट वो 8-8 साल 10-10 साल देते हैं, सिर्फ 10 लाख दिए हैं तो उसको पूरे पैसे नहीं मिलते। सो बात ये तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे रेडी वाले तक भी फंस जाते हैं इसमें आके, तो उनकी आंसू देख के ना तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ यार, अब वो बड़े कहते हैं बासित साहब आप तो इनकी बड़ी फेवर करते हैं लोगों की कंप्लेंट्स की, हमारा ख्याल नहीं करते। मैंने कभी आपकी कंपनी को डूब नहीं जाएगी, गरीब आदमी के पैसे उस मैटर समथिंग फॉर हिम, और वो बनाई ही इसलिए गई हुई है। हाँ। देखिए बात ये कि व्यूअर्स आई गेस द पॉइंट इज कि डायरेक्टली अगर आप जैसे वेरियस डिफरेंट हैं पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिश कंपनीज हैं, उनसे डायरेक्टली अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी रहता है, उसकी डॉक्यूमेंट्स भी फिर डायरेक्ट आपके पास आती हैं और सारी चीज़ों से आप आगाह होते हैं। वरना एक 3 वे सिस्टम बन जाता है और वो 3 वे सिस्टम में फिर जो फ़ायदा भी है वो बट जाता है। और जिस तरह आपने फ़र्ज़ करे आपके पैसे आ रहे हैं कहीं से ओवरसीज से, बाहर से आ रहे हैं, उनको पता है किसी ने क्या किया जनाब, कि पेंशन हुई, रिटायरमेंट के पैसे बैंक में जमा कराए हैं, किसी का मकान बिका उसने अपने पैसे बैंक में जमा कराए हैं, बैंक मैनेजर को पता लग जाता है, वो कॉल करता है, चाय बिस्कुट पिलाता है, बैठिए ये वो, आइए आपके पैसे पड़े हुए हैं, यूँ ऐसे ही पड़े हैं, उनको अब इन्वेस्ट कर लेना। वो बेचारा सोचता है कि बैंक के मैनेजर से रिलेशनशिप होती है ना काफ़ी सालों से उसकी, वो झांसे में आता है और फॉर्म फिलअप करता है। अब वो जो फॉर्म फिलअप करता है इसमें जो अहम चीज़ देखने वाली है कि आप कोई चीज़ झूठ मत बोले। वो कहता है जी बीमार हूँ, कि नहीं ना लिखिए आपके मैं बीमार नहीं हूँ। अब जब खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, वो डेथ क्लेम के लिए उसके रसा आते हैं, तो कहते हैं जी कि ये तो 10 साल से बीमार थे तो आपने इंश्योरेंस 2 साल पहले ये देखिए से लिखा, झूठ लिखा है बीमार नहीं हूँ, वही उसके गले पड़ जाती है डेथ क्लेम। तो ऐसी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आप खुद फॉर्म फिलअप करें, किसी समझदार पढ़े लिखे को साथ रखें, और साथ ये है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो आपने बात की, जो टॉपिक है उस पर हमारे आर्टिस्टों की इंश्योरेंस होनी चाहिए, बाकायदा लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट इसके लिए पे करे। देखिए मैं वजह ये बताता हूँ, हम नौकरी करते हैं, 40 साल नौकरी कर दी है, पेंशन मिल गई, रिटायरमेंट में बेनिफिट्स मिल गए, आर्टिस्ट को क्या मिलता है? कितनी पब्लिक को खुश करता है सर ये वाली बात हमारी बड़ी लंबी, जब हम लोगों ने अपनी एक्टर्स का याद है जब बना रहे थे यूनियन सारे वटेवर, उस पर बड़ी बात ये हुई थी और ये भी बात हुई थी कि एक्टर्स की इंश्योरेंस का कोई सिलसिला होना चाहिए वटेवर। बट वही वाली बात है ना व्यूअर्स, आर्टिस्ट हो के जो भी जिस कम्युनिटी के जहाँ पे भी, जिस तरह हमारी पीटीवी की भी यूनियन है, हर जगह जो है एक सिलसिला होता है, जो एक बॉडी आप क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम आर्टिस्ट को ही एफर्ट करना पड़ेगा और फिर सही तरीके से इसे आगे लेके जाना पड़ेगा। चलो स्टोरीज की तरफ अब आ जाते हैं। इरफ started out as a host or as an actor? होस्ट। अच्छा, पीटीवी से। फिर क्या हुआ, बीच में ब्रेक भी आई, क्या हुआ? तो स्टोरी जरा बताओ। फिर री एंट्री मारी, किथे गई, की कीता, हुआ क्या, जरा बताओ। ये जगह जरा आप ना हंसे अभी, मियाँ साहब आपकी भी बारी है। नहीं मियाँ जी। मैंने 2002 में स्टार्ट किया था पीटीवी कराची से। तो उस वक्त संडे ब्रंच के नाम से मॉर्निंग शो होता था और बस वो ये हुआ कि शौक में शुरू किया, लेकिन उस वक्त ये था कि बेटी छोटी थी और वो फिर सेट पे साथ आती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जब तक बच्चे छोटे हैं मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। आई क्विट बैक देन
और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह बिज़ी हो गए। देन आई जॉइंड बैक इन 2019 और फिर तब हमारा टाकरा हुआ था ना, तब around that time, एग्जैक्टली तब हुआ था। तो फिर स्टार्ट जो मैंने लिया वो ड्रामा से लिया, अहद वफा पीटीवी के लिए ही था और उसमें मेरा कैमियो था। तो उसके बाद से देन देयर वाज नो गो बैक और सिलसिला फिर शुरू हो गया। फिर शुरू हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि वही वाली चीज़ है ना कि इंसान बीच में स्टेप अवे कर जाता है, थोड़ी सा गैप ले लेता है, लेकिन आई थिंक आपके अगर सोल में हो ये काम, रूह में अगर आपके बस जाए तो फिर इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये बिल्कुल जुगन, ये जो है ना एक्टिंग जो है, आई बिलीव कि ये मुझे तो एक एडिक्शन है और मुझे लगता है कि मैं इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। आप सोचती है ना कि अच्छा कुछ और कर ले, आई कैन उस दिन नॉट। फैसल रहमान आया ना शो पे, तो कहता है यार मैं गया बाहर, मैं घूमा, मैं फिरा सारा कुछ। मैंने कहा फिर तुसी वापस भी आ गए? तो कहता है यार मैंने एक चीज, मुझे और कुछ नहीं समझ आई, मुझे सिर्फ इतना समझ आया मैं एक्टिंग अलावा कख नहीं कर सकता, मैं एक्टिंग करता हुआ ही ठीक हूँ। होता है, हम सब पे एक फेज आता है कि यार छड्डो परा, इस तरफ निकल पड़ो, उतों वापस बंदा घूम घुमा के आ ही जाता है। सो अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मियां सुहेल इस्माइल साहब इस तरफ क्यों और कैसे निकले? ऐसा क्या दरपेश आया इनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने सोचा ये अपने साथ मीडिया कर लें? ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जल्दी से किचन में नज़र डाल लेते हैं। मैं कहने लगी थी ज़रा कज़न पे नज़र डाल लेते हैं। कज़न कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल कज़न नहीं है लेकिन दिल ही दिल में है। अच्छा जी, तो क्या सिचुएशन? ब्रेड रोल्स बिल्कुल तैयार हैं और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि आप जो सॉसेज हैं, जैसे आप मायो सॉस बनाते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से सर्व कर सकते हैं। इसके साथ मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ और इसका जो मिक्सचर बच जाए उसके साथ आप बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं। आप कटलेट बना सकते हैं, आप चीज़ बॉल बना सकते हैं। जैसे मैं ब्रेड नहीं खाना चाह रही थी तो मैंने आपको कहा, तो आपने मुझे बिल्कुल। कि ब्रेक में ये कटलेट बना हाँ के जी, दे लिया कि वो कर लें। तो उस ये इतने मज़े का उसका जो मिक्सचर था कि आप उस पर ब्रेड ना भी लगाएं तो आप उसी मिक्सचर को ज़्यादा मिकदार में बना के कुछ कटलेट्स बना के फ्रीज़ कर दें और कुछ आपने ब्रेड रोल्स बना लिए, छोटे बॉल्स बना लिए, उसमें चीज़ डाल के वो पोटैटो चीज़ बॉल्स बन जाएंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो मियां सुहेल साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि आपका मीडिया के अंदर आगाज़ कैसे हुआ? मेरा बाई चांस एक शो से जा रहा था मैं फिल्म स्टार नगमा बेगम के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक जगह पे जाना है। तो वहाँ जब वो पहुँचे तो जो ऑफिस में साहब थे उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप क्यों नहीं ये काम करते? मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं। कहने का आप कीजिए, आपकी मूछें आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। डरते डरते मैंने एक काम किया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लोगों ने अप्रिशिएट किया। अच्छा घर वालों ने क्या कहा? घर वालों से भी डर रहा था मगर घर वालों ने अप्रिशिएट किया। जैसे इनके ऊपर घरेलू पाबंदियां लगी हुई मुझ पे नहीं थी। अच्छा, ठीक है। मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी तो मुझे इजाज़त थी। तो वो एक काम हुआ, उसके बाद करते 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 माशाल्लाह कई 100 कमर्शियल में लोगों ने पसंद किया। इसी तरह चलते चलते ड्रामा सीरियल्स मिलते गए, मामला आगे बढ़ता गया। आप जो बात करनी थी ना आर्टिस्ट की फलाह के लिए, तो आर्टिस्टों को मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि 100% इस काम के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, स्पेशली नौजवान बच्चों को। जब वो इस काम में आते हैं ना तो एक दो काम करने के बाद वो ये भी नहीं सोचते कि हम इसके बाद कोई और काम कर सकते हैं। तो मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को परेशान कि वो स्टूडियोज़ के चक्कर लगा रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे घूम रहे होते हैं। तो थोड़ा सा उन्हें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और अपनी तालीम मुकम्मल करें। सबसे पहले उनके हाथ में एक हुनर हो और 100%। सर अब आप वहाज अली को देखें, मेरे पास आए थे इंटर्नशिप के लिए, कुछ अरसा उन्होंने हमारे साथ काम भी किया। वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी स्मार्ट यंग मैन। उसने अपने मुंह से बताया तक नहीं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप ये सोचें। और वो सीखता गया और साथ साथ तालीम भी उन्होंने मुकम्मल की हुई थी। आज आप देखें वो सुपरस्टार है, लेकिन एक उसने टाइम गुजारा ना जिसमें उसने जॉब्स की, टीवी के अंदर काम किया, अपने आप को लेके आया। तो आजकल हर बंदा कह रहा है वहाज की एक जर्नी है एफर्ट की। बिल्कुल है। और अल्लाह ने उसको कामयाबी से नवाजा, लेकिन हर बंदा वहाज या फवाद या शाद नहीं बन सकता। सो इसलिए एक फॉल बैक होना चाहिए इंसान। जी सर, आप पे तो पाबंदियां बड़ी लगी हुई हैं। देखिए बात ये कि कुछ पाबंदियां जस्टिफाइड भी होती हैं। एग्रीमेंट हुआ आपका, मियाँ बीवी का शादी हुई, अब वो शादी जो हुई शादी को एग्रीमेंट पे ले आए। अच्छा जी, हाँ जी। अब वो शादी क्या हुआ कि वो पहले जो जाहिर है मैं शादी के बाद एक्टिंग शुरू की थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप तो दफ्तर में काम करते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं रिहर्सल पे, फिर रिकॉर्डिंग पे चले जाते हैं। मैंने आज तक स्टेज शो कभी नहीं किया, सिवाय एक अमेरिकन सेंटर में, एक गोइथे में किया था 2 जगह। मैंने कमर्शियल कभी नहीं किया।
तो डिस्पाइट ऑल दैट शी हैड अ फीलिंग बट आई कंटिन्यूड वर्किंग और मैं करता रहा अनटिल के वो उन्होंने कहा जी बस करे अब बहुत हो गई आगे। जब मेरी ज़्यादा कुछ ज़रूरियात बढ़ने लगी, ज़्यादा काम होने लगा, तो फिर आई डिसाइडेड इट। और मैंने द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जिसे कहते हैं, आप चाहे कुछ भी कह लें, से वुमेन एम्पावरमेंट कह लें, या आप ये कह लें चलो यार ठीक है, अगर बेटर हाफ है टू कीप द रिलेशंस गुड एंड टू कीप देखें पाकिस्तान एक औरत होने के नाते जब उसके ऊपर डिमांड्स की जाती है कि यार अगर सारा वक्त काम पे रहोगी और फिर उसके अलावा दूसरा काम भी करोगी तो फिर हम लोगों को एज अ कपल कोई टाइम नहीं मिलेगा, बच्चे तो फिर एक बाद में होने वाली चीज़ है। तो औरत भी तो स्टेप बैक करती है ना कि ठीक है यार, या शादी चला लेती हूँ या क्या आप पार्ट टाइम या व्हाटएवर कर लेते हैं। और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मियाँ भी गिला करता है कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता, तो वहाँ पे औरत कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। तो मर्द ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। वैसे तो देखें हर इंसान को अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स ये एक पार्टनरशिप है और उसके कुछ उसूल हैं, उनको फॉलो करते हुए इंसान चले। मैं इसलिए ये बात करना चाहती हूँ, हम कर तो मजाक रहे हैं, लेकिन अगर खवातीन की जब शादी होती है मर्दों को नहीं अच्छा लगता तो औरतों को भी नहीं अच्छा लगता जब उनके हस्बैंड्स करते हैं। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने स्पाउस की विशेस को। बट शी हैड अ पॉइंट कि वो कहते हैं कि अगर मैं हाउस वाइफ ना होती, मैं जॉब कर रही होती तो ठीक है, दैट्स ओके। वो नेचुरली मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी हैं, आप भी बिजी हैं इसलिए। नो बट इट्स आई मीन देखें, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग अपनी फीलिंग्स को स्टेट करना, और फिर दोनों अगर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। हाँ अच्छा, मैंने जब मुझे यहाँ लाहौर से मैंने टीवी से शुरू किया था काम, तो मुझे यहाँ पर ऐसे कोई, मैं ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत बड़ा कोई रोल किया आगे, छोटे छोटे वो डॉक्टर वकील के ऐसे शौक तक करने का। उस दौर में MNH साहब होते थे, मोहम्मद निसार हुसैन साहब, ड्रामा 81, 82, 80, तो मैंने एक ड्रामा 85 भी किया, तो मुझे 2 लाइन का रोल मिला था, मैंने किया था आगे। रिमेंबर कि यहाँ शहनशाह नवाब से, तो वहाँ से कासिम जलाली साहब आए हुए थे कराची से, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, आप कराची आ जाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा कराची। मैं उसका डिप्टी डायरेक्टर वापडा था, तो मैंने अपने महकमे से 3 माह की छुट्टी भी ली, इजाज़त भी ली, 3 माह के लिए मैं कराची गया था वहाँ। तो बेसिकली देखें ये काम ऐसा है कि इसमें आपको मैनेज करना पड़ता है अल्टीमेटली, एंड इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा सर, अगर ये बात करें 3 महीने की, तो आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था ज़रा। जी हाँ, वो ये था कि अक्सर शूट के दौरान हमें शूटिंग के ऊपर कभी कोई वेपन गन दे देते हैं कि जी आपने ये करना है। तो मेरे सामने घोड़े का बच्चा था, मुझे ला के गन दी गई कि जी आपने इसको शूट करना है। कैमरा वगैरह हर तरफ आ गया, तो मैंने बाई चांस ये देखते हुए कि मेरी एक आदत है कि वेपन को लेके पहले उसे ऊपर की तरफ करके मैंने फायर किया। हाँ जी, क्योंकि अभी हॉलीवुड में भी एक इंसिडेंट हुआ था ना कि उसको एक बंदे को मार ही दिया उन्होंने, शूट किया और उसमें असल गन गलती से। अब वो मुझे जो गन दी गई वो लोडेड थी, जब मैंने ऊपर की तरफ करके किया तो वो वाकई फायर हुआ। तो मैंने कहा ये क्या हरकत की आपने कि मुझे आपने ऐसी पकड़ा दी। सॉरी वो जी गलती हो गई, वो हमने वो वाली पकड़ानी थी, आपको गलती सही है वाली पकड़ा दी। वो गार्ड के हाथ से पकड़ के मुझे पकड़ा दी। मैंने उस बेचारे घोड़े के बच्चे को मारना था, शुक्र है कि वो बच गया। वो अल्लाह के शुक्र के वो, यानी ये छोटी छोटी जो बाज़-औक़ात ऐसी हरकतें होती हैं जैसे आप हॉलीवुड में बता रही, कई जगह पे। वो बेचारा बंदा तो अभी तक केस में फंसा हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मुझे एक वेपन पकड़ाया गया है, इसमें मेरी क्या फॉल्ट है कि वो असल था कि नकल था। देखिए बात यह कि एक आर्टिस्ट वहाँ पे खड़ा हुआ, ये वेपन जिस बंदे ने हैंडल करने हैं, जिसका डिपार्टमेंट एंड स्टंट वाले बंदे का उसका काम है, उसका काम था कि पूरा चेक करके दे। अब खुदा ना खास्ता सर आपने किसी इंसान को पॉइंट करना होता और आप वो चला देते तो बंदा मर जाता। बिल्कुल। और ये जैसे ब्लास्ट किया जाता है, बाज़ औक़ात ब्लास्ट के अंदर बहुत सारी गड़बड़ होती और चोटें लग जाती। सो वही बात है कि व्यूअर्स, इट्स नॉट एज इतना आसान प्रोफेशन नहीं है। 3-3 महीने जिंदगी के डेट के कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है और वो अल्लाह माफी दे असल वाकयात हो जाते हैं। घरों में चलते हैं, घरों में फायरिंग होती है, बच्चे गलती से चला देते हैं और वो उठा, इसलिए बच्चों को कहते हैं गन्स वगैरह उनकी पहुंच से दूर रखनी चाहिए। फाइनली इनम, क्या कहना चाहोगी हमारे व्यूअर्स को, यंग लोगों को? दोनों हमारे जेंटलमैन ने तो पैगाम अपनी बातों बातों में दे ही दिया, आप क्या कहना चाहोगी एंड में हमारे? मैं सुहेल साहब की बात से एग्री करूंगी, क्योंकि मीडिया जो है बाहर से बहुत ग्लैमरस और बहुत इंटरटेनिंग लगता है, लेकिन जब हमारे यंग लॉट आती है इस तरफ, और ज़ाहिर बात है कि एक्साइटमेंट होती है उन्हें इस फील्ड को लेके, वो ये भूल जाते हैं कि इससे वो अपना किचन नहीं रन कर सकते, अपना घर नहीं चला सकते। तो डेफिनेटली येस, आपको एक अपनी सेकंड प्रोफेशन या सेकंड जॉब आपके पास होनी चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए। बिल्कुल, अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट करें और उसके बाद फिर इस फील्ड की तरफ आएँ। भाई आएँ ज़रूर व्यूअर्स, हम ये कह रहे हैं कि ज़रूर इस तरफ आएँ, लेकिन पूरी मेहनत करके। अब जैसे कि सर ने एक बात कही कि उन्होंने अपने सीन की तैयारी के लिए व्हाटएवर, एक दफ़ा उन्होंने आसमान में फ़ायर करके देखा,
एक तैयारी करके आ गया है ना। अगर वो विदाउट वो करके वो उसी तरह कर देते जिस तरह किसी ने कहा, जैसे मेरे जैसा झल्ला बंदा प्रॉबेबली जाके उसी वक्त फायर कर देता, और अल्लाह ना करे तो बस तक भाई घोड़े का बच्चा भी है तो एक जानदार चीज़ है, और जस्ट बिकॉज आप फिल्म शूट कर रहे हैं आप असल में तो नहीं कर सकते। और उनका भी, बाय द वे मैं क्लियर कर दूं ये बात कि उस घोड़े के बच्चे को असल में नहीं मारना था, फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ड्रामेटिकली चीज़ करनी थी। वो तो उसमें असल बुलेट, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ और वो सारा कुछ हुआ, बट वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स पूरी तैयारी के साथ इंसान को निकलना चाहिए जो भी इंसान ने काम करना हो। और तालीम, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बड़े लोग, अब हम ये बात कर रहे थे कि बच्चे आजकल कहते हैं डिग्रीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, फलां बंदे ने भी तो डिग्री के बगैर किया, फलां के बगैर ने भी तो अपने आप को करोड़पति बना लिया। उस वक्त तो बना लिया, आज उनकी ज़िंदगियाँ देखें। सुबह 5-5, 6-6 बजे ऐसे लोग जागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पूरी एक किताब मुकम्मल करते हैं, अपनी सारा दिन पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, अपने दिमाग के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ये चल रहा है तो बाकी सब कुछ चल रहा है। इसी नोट पे एक थोड़ी सी शुक्रिया और ऐड कर दूं एक चीज़, जैसे आपने बताई ना कि एक तो ये बता दी कि ठीक है तालीम हासिल करें, लेकिन एक कुछ लोग जैसे खुशकिस्मत होते हैं जो कि यकायक से अनपढ़ भी होते हैं और क्लिक कर जाते हैं, और फिर वो जैसे मनोवर ज़रीफ, ये लोग बड़े बड़े रंगीला अदाकार बड़े कामयाब हुए हैं, रेम्बो भी देखें आगे। लेकिन फिर एक चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि एक बुरे वक्त के लिए या बुढ़ापे के लिए आप पसंदाजी करें, बचत करें, पैसे रखें अपना संभाल के, ये भी एक थोड़ी सी इंसान में होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो Thank you मच so much, एंड थैंक यू शेफ तैयबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी एक दिन की ब्रेक की तरफ जाएंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।